अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डेटाबेस हाउस कोर्स का जो लेक्चर हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। जैसे आप सब लोगों को याद है कि हमने पेज नंबर इस पे काम किया था। दिस इज़ द लास्ट डायग्राम जिसको हम पढ़ रहे थे। हमने ETL टूल को पढ़ा था, लॉजिकल इंटीग्रेशन को पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जी डाटा स्टेजिंग और ETL प्रोसेस करता क्या है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ETL और हमारी डाटा स्टेजिंग थी क्या। Data staging layer hosts the ETL processes that extract, integrate and clean data from operational success sources to feed the database house layer। तो हमने कहा था इसमें एक्सट्रैक्शन होती है, आपके डाटा की जो है क्लींजिंग परफॉर्म होती है, और ये देखा जाता है कि डाटा किन सोर्सेज से आपके पास आ रहा है और उस डाटा की नेचर क्या है, क्या वो डाटा ठीक है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, या आप उसे कह सकते हैं कि वो उसकी करेक्टनेस का लेवल क्या है। कहते हैं थर्ड लेयर आर्किटेक्चर में बात करता है कि ETL प्रोसेस एक्चुअली फीड द रिकॉन्साइल्ड डाटा लेयर। कहता है ETL प्रोसेसेस क्या करते हैं, वो रिकॉन्साइल्ड लेयर को एक्चुअली फीड कर रहे होते हैं उस डाटा का। अ सिंगल डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव टॉप क्वालिटी डाटा सोर्स, ताकि क्या निकल हमारे पास क्या आ सके, टॉप क्वालिटी सोर्स आ सके डाटा की, कि डाटा फिल्टराइज है, डाटा में कोई एरर नहीं है, डाटा कंप्लीट है, और डाटा की जो करेक्टनेस है वो कंफर्म्ड है। फॉर दिस रीजन द ETL प्रोसेस ऑपरेशन एज अ होल और ऑफन डिफाइंड एज, तो इस प्रोसेस को वो अपनी आर्किटेक्चर वे में कहता है जी रिकॉन्सिलेशन। There are also the most complex and technically challenging among all the database house processes phases। कहता है ये जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जहाँ पे आपने डाटा को रिकॉन्साइल करना होता है या डाटा की फिल्टराइजेशन करनी होती है। बार बार टू एंड फ्रो आपका सिस्टम चेक कर रहा होता है कि जो डाटा आया है क्या ये कंप्लीट है या नहीं, इसकी करेक्टनेस कैसे वेरीफाई हो रही है। So ETL take place only when a database house is populated for the first time। ये एक दफ़ा तो आपको बिल्कुल टॉप लेयर पे मिलेगा जहाँ पे ये चेक कर रहा था कि डाटा अगर सेम नेचर का है तो डाटा को निगलेक्ट कर दो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैटर्न पड़ा हुआ है। Then it occurs every time the database house regulated। अब जब दोबारा लेट्स से वही नेचर का डाटा दोबारा आया है और उसके पास उसमें कुछ माइनर से चेंजेस हैं तो इट इज कॉल्ड अपडेट। इसे क्या कहते हैं, अपडेट। तो जब कोई अपडेट आएगी तो हर दफा ETL ने अपना वही सारा काम करना है जो उसने फर्स्ट टाइम पे किया था। तो जैसे हमने फिगर में देखा कि फिगर शो दैट ETL कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट फेजेस। तो इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जो है वो एक्सट्रैक्शन का है, जिसे वो कहता है जी मैं कैप्चर करूंगा, ठीक है। सेकेंड फेज है जी क्लींजिंग। क्लींजिंग मीन्स फिल्टर करना, साफ करना, एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं डाटा के साथ जो आ रही है जो उसकी डाटाबेस में ज़रूरत नहीं है उसको सेपरेट कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना और डाटा को अपने डाटा मार्ट्स के अंदर लोड कर देना। इन द फॉलोइंग सेक्शन अब जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें वो बताएगा आपको कि एक्सट्रैक्शन, क्लींजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग क्या किस तरह काम करते हैं। The scientific literature shows that the boundaries between cleansing and transforming are often blurred from the technological point of view। आप क्लींजिंग को और ट्रांसफॉर्म को अपनी आंख से होता हुआ देख नहीं सकते। जैसे आप डेटाबेस जब बना रहे होते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आप देख लेते हैं कि यार ये डाटा डुप्लीकेट था जो सेकंड फेज में जाके मुझे नजर नहीं आया। लेकिन क्लींजिंग में ऐसा नहीं होता, ना ट्रांसफॉर्मिंग में ऐसा चीज नजर आती है। बट इट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिकली आप कह रहे होते हैं कि यार ऐसा हो रहा है लेकिन वो नजर नहीं आता। So for this reason a specific operation is not always clearly assigned to one of those phases। तो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन तो नहीं है जिससे आप देख के कह सकें कि यार क्लीनिंग परफॉर्म हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दिस इज ऑब्वियसली अ फॉर्मल प्रॉब्लम बट नॉट अ सब्सटेंशियल। ये चीज डेवलपर्स के लिए तो मसले का बायस होती है क्योंकि डेवलपर भी देखना चाह रहा होता है कि यार ये मैं देखना चाहता हूँ कि क्लीनिंग हो कैसे रही है।
बट इस प्रॉब्लम को वो किसी अगली लेयर में आपको दिखाएगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज वाई उसने इसको सबस्टेंशियल कहा है। वी विल अडॉप्ट द अप्रोच यूज्ड बाय हॉफर एंड अदर्स। कहता है हम हॉफर्स की जो अप्रोचेज हैं उसको देखेंगे ताकि हमें पता चले कि काम हो कैसे रहा है, टू मेक आवर एक्सप्लेनेशन एज क्लियर एज पॉसिबल। दिस अप्रोच स्टेट दैट क्लींजिंग इज एसेंशियल एम्ड एट रेक्टिफाइंग डेटा वैल्यूज। कहता है क्लींजिंग का मतलब क्या होता है कि आप डेटा की वैल्यूज को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, यानी जांच रहे होते हैं, आप उसको समझ रहे होते हैं कि डाटा की वैल्यूज हैं क्या। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मोर स्पेसिफिकली मैनेजेस डाटा फॉर्मेट। तो क्लींजिंग का मतलब होता है डाटा की वैल्यूज को चेक करना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो है डाटा फॉर्मेट्स को मैनेज कैसे कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक ही तरह के इमेजेस की फॉर्मेट आ रही है, इमेजेस की फॉर्मेटिंग आपको पता होगी, जेपीजी होती है, जेपीईजी होती है, पीएनजी फॉर्मेट होती है। लेट्स से पिक्चर तो आ रही हैं, ढेर सारी पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, डेली बेसिस पे पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। टिकटॉक की एग्जांपल लेते हैं। टिकटॉक पे जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसकी फॉर्मेट क्या होती है, वीडियो। आपको नहीं पता कि पीछे वीडियो जा रही है या इमेजेस जा रहे हैं, फ्रेम जा रहे हैं या जिफ की फॉर्मेट जा रही है। तो सम टाइम जब आपकी वीडियो थोड़ी होती है तो वो उसे वीडियो नहीं बनाता, उसे गिफ बना देता है, और जब आपकी वीडियो की लेंथ लंबी होती है तो पिक्चर बाय पिक्चर फ्रेम को ऐड करता है। तो देयर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज, एक टाइम पे वो जिफ को देख रहा है और एक टाइम पे वो फ्रेम्स को मैनेज कर रहा है। तो फॉर्मेटिंग एंड डाटा वैल्यूज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहते हैं कि चैप्टर 10 में हम इसे देखेंगे जब हम डाटा डिजाइन फेज में जाएंगे, जब हम डाटा वेयर हाउस को डिजाइन करेंगे। तो कहता है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन, डाटा फेस की इंटीग्रेशन कैसे होती हैं। द फेज इज नेसेसरी देयर आर हेटेरोजेनियस सोर्सेज टू डिफाइन अ स्कीमा फॉर द रिकंसाइल्ड डाटा लेयर। कहता है जब आप बात कर रहे होते हैं तो रिकंसाइल्ड डाटा लिंक लेयर की, डाटा लेयर पे, तो आप कहते हैं हेटेरोजेनियस किस्म का डाटा आता है, तो हमें उसको स्कीमेटिकली फिल्टर करना होता है और उसे ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि वो अपने फेज तक जा सके। तो लेट अस नाउ डिस्कस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन क्या चीज है? कहता है रेलेवेंट डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज इन द एक्सट्रैक्शन फेज। उसने इररेलेवेंट डाटा की बात नहीं की, उसने रेलेवेंट डाटा की बात की है। तो एक्सट्रैक्शन में आप माइंड में रखें कि सेम नेचर का डाटा की बात हो रही है। एक दफा आएगा एटीएन इंटेलिजेंट है, उसको सेंस कर लेगी। दूसरी दफा आएगा तो फिर वो उसे क्या करेगी, रेलेवेंट डाटा कंसीडर करेगी कि ये रेलेवेंट डाटा तो है, बट लेट अस सी व्हाट इज द चेंज इन दिस डाटा। यू कैन यूज स्टैटिक एक्सट्रैक्शन व्हेन अ डाटा वेयरहाउस नीड पॉपुलेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफा तो मेहनत, किसी भी काम को करने में पहली दफा तो बड़ी मेहनत होती है। तो वंस द प्रोसेस इज डिफाइंड, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए पहली दफा आपको स्टैटिक एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है और उसके बाद वो सारा कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चलना शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग दिस लुक्स लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ ऑपरेशनल डाटा। तो बेसिकली जिस तरह आप कोई चीज़ आपके पास चैट्स का, जो माशाल्लाह आजकल आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एक दूसरे की चैट्स को पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। व्हाट यू आर डूइंग देयर, यू आर क्रिएटिंग द स्नैपशॉट। उसमें वो डाटा तो नहीं होता, डाटा की नेचर उस तरह तो नहीं होती कि वो डाटा हो, लेकिन एक्चुअली स्नैपशॉट में डाटा ही छुपा होता है। So incremental section used to update data warehouse regularly। तो जब एक दफा डाटा आ गया तो स्टैटिक एक्सट्रैक्शन में था, लेकिन जब दोबारा डाटा आएगा और उसमें कोई चेंज होगी तो उस प्रोसेस को उसने क्या कहा है, इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन। seizes the changes applied to source data since the last extraction। तो वो ये जब वो डाटा को जब नई अपडेट आएगी ना, तो उसने पिछली हिस्ट्री में देखना है कि क्या चेंज था। अगर तो नए चेंजेस के अंदर पुराने वाली चेंजेस भी ऐड हैं और कुछ नए हैं, तो वो उसके पास जो नई चेंज में चीजें आई हैं उसमें जो उसमें पुरानी चीज की चेंज थी उसे उसको नेग्लेक्ट करना है। उसने देखना है कि नया चेंज किस चीज के ऊपर आया, और साथ साथ उसने क्या करनी है, इसकी लॉग मेंटेन करते जानी। आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि डाटा वेयर हाउस में हर एक चीज की लॉगिंग हो रही है। तो कीप इन माइंड, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्लींजिंग पढ़ रहे हैं, स्टेजिंग पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग, लॉग हमेशा बनती है। तो इफ अ timestamp is associated with the operational data to record exactly when the data is changed or added। कहता है कि
लॉग के साथ साथ एक चीज और वो ऐड करता है, वो कहता है कि मैं आपकी हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैंपिंग कर रहा हूँ। टाइम स्टैंपिंग क्या चीज होती है, किस डेट पे आया, कितने आवर्स पे आया, कितने मिनट पे आया, कितने सेकंड पे आया। ये थी पहली चीज, पहली एंट्री। फिर उसने बताना है, अब चूंकि ये सिस्टम बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, ये लोग क्या करते हैं कि जब दूसरी एंट्री आती है ना तो देखते हैं, ये भी नोट कर लेते हैं कि दूसरी एंट्री का टाइम ड्यूरेशन कितना है। यानी पहली दफा जब फाइल आई और दूसरी दफा फाइल आने में कितना टाइम ड्यूरेशन है, फिर क्या अगला चेंज क्या उसी टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में आया या उसमें कुछ कमी है। यानी हर चीज की वो नोट डाउन कर रहा होता है। एक्सट्रैक्शन कैन आल्सो बी सोर्स ड्रिवन इफ यू कैन रीराइट ऑपरेशनल एप्लीकेशंस टू एसिंक्रोनली नोटिफाई द चेंजेस बीइंग अप्लाइड। कहते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्शन है ये सोर्स ड्रिवन होती है। मतलब सोर्स ड्रिवन का मतलब है कि एक्सट्रैक्शन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इसको सोर्स से कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे ही सोर्स से कुछ डाटा मिलेगा तो एक्सट्रैक्शन का अपना वजूद जो है ना क्लियर होगा कि उसका मकसद क्या है। सो इफ द ऑपरेशनल डेटाबेस कैन इंप्लीमेंट ट्रिगर्स एसोसिएटेड विद चेंज, हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जैसे ही चेंज आएगा ना, चेंज को नोट करके तो वो भेज तो देगा आगे, लेकिन साथ ही उसने ट्रिगर रेज करना है। अब उस ट्रिगर के अंदर क्या चीज शामिल है, लेट्स से अब मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कोई डाटा की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन सा यूजर आ रहा है और कौन सा यूजर जा रहा है। तो पहली दफा कोई यूजर आएगा तो मुझे अलर्ट आएगा कि भाई ये यूजर आया, मैंने कहना ठीक है जी जाए आप गुजरते हैं, वैलिड यूजर है गुजरते हैं। दूसरी दफा जब आएगा तो वो अलर्ट नहीं भेजेगा क्योंकि उसका सेशन उसकी डिटेल्स सिस्टम ने नोट कर ली हुई है, तो सिस्टम मुझे ये नोटिफाई करेगा ही नहीं, लेकिन वो लॉग जरूर मेंटेन करता रहेगा। दूसरी दफा जब कोई एक नया यूजर आएगा जो कि सिस्टम में तो मौजूद है लेकिन लॉगिन कभी नहीं हुआ, तो जैसे ही उसने लॉगिन करना है मेरे सिस्टम में, मुझे एक अलर्ट जनरेट करना और उस अलर्ट को डेटाबेस की डीबीएमएस की जो वर्ड है या डेटाबेस हाउस का जो वर्ड है उसे ट्रिगर कहते हैं। The data to be extracted is mainly selected on the basis of its quality। तो कहता है कि एक्सट्रैक्शन में ये भी देखा जाता है कि डाटा की क्वालिटी क्या चीज है। In particular depends on how comprehensive accurate the constraint implemented in the sources are। कहता है कि इस डाटा की क्वालिटी को कैसे चेक किया जा सकता है। डाटा की क्वालिटी को इसी तरह चेक किया जा सकता है कि आपने कंस्ट्रेंट किस तरह के लगाए हैं। लेट्स से आप एक लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं HTML के अंदर, ठीक है, तो आपका फॉर्म बिल्कुल प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, PHP आप यूज कर रहे हैं, साथ MySQL यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि आपने एक एंट्री की, डेटाबेस में वैल्यू चली गई। आपने जब दूसरी एंट्री सेम करने की कोशिश की तो डुप्लीकेट डाटा जाएगा। फॉर्म भी ये चीज मेंटेन करके रख रहा होता है कि आपने पिछली एंट्री क्या की थी। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं और आप पहली दफा अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन करके चला जाता है। आप लॉग आउट करके सिस्टम से बाहर आते हैं, ब्राउजर क्लोज करते हैं, लॉग आउट करते हैं, सिस्टम बंद करते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, ब्राउजर खोलते हैं। जैसे ही आप अपनी आईडी का पहला लफ्ज लिखते हैं वो आपको सजेशन दे देता है। ये सजेशन किसने नोट की, तो इसका उसने कहा कि इसका मैंने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। इफ आप पहले कहीं लॉगिन थे मेरे पास हिस्ट्री में, तो मैंने क्या करना है, मैंने उसको आपका व्यू दिखा देना है कि यार ये वो आईडी है जिससे आप लास्ट टाइम लॉगिन हुए थे। और एक और चीज, चलेंगे आपने आईडी लगा लिया, आपको पासवर्ड भूल गया, आप लॉगिन करें 3-4 दफा अटेम्प्ट करें, तो फेसबुक का पेज वेबसाइट जो होती है वहां पे वो आपकी तस्वीर बना देता है, आपका नाम लिख देता, कहता है इज दैट यू, यानी आपकी तस्वीर भी रिकॉर्ड में चलेगी, आपकी प्रोफाइल भी रिकॉर्ड में। जस्ट वो ताले की चाबी आपने नहीं लगाई, लेकिन ये सोचें कि आपने यूजर नेम लगाया, पासवर्ड लगाया, उसने आपका सारा डाटा कहीं ना कहीं कैप्चर करके रख लिया। तो वो देखता है कि हाउ सुटेबल द डाटा फॉर्मेट इज एंड हाउ क्लियर द स्कीमेटा आर। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, एक सेक्शन की बड़ी अच्छी एग्जांपल उसने दी है। कहता है कि ऑपरेशनल डाटा या एक्सटर्नल डाटा आपके पास आएगा तो आप करते क्या हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि डाटा की नेचर क्या है। क्या वो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड डाटा है, क्या वो कटिंग से रिलेटेड डाटा है। तो जैसा उसने काम कहा है तो उसने उसको उस सिंबल से जो है ना नोटिफाई कर दिया। तो क्लींजिंग का क्या मतलब है, सफाई करना। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है कि जनाब फिल्टरिंग करना। तो वो जो कंप्लीटनेस और करेक्टनेस के 2 पैरामीटर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उसमें उसने ये 2 बातें कही हैं कि वहाँ पे कंप्लीटनेस का क्या मतलब है,
क्लिनजिंग, और करेक्टनेस का क्या मतलब होता है जी, फिल्टरिंग। और उसके बाद आपका डाटा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर उसने कीमे वाली मशीन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही उसने ट्रांसफॉर्मेशन की तो ये दो पैटर्न देखें, एक है इसमें से डाटा गुजरेगा तो डाटा निकल के आपके सामने तो आएगा, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसको जोड़ना कैसे है, तो दिस वे इज कॉल्ड स्कीमेटा। और जैसे ही आपके पास डाटा क्लियर हो जाएगा स्कीम के मुताबिक, आप उसे क्या कर देंगे, रिकॉन्साइल डाटा को फॉरवर्ड कर देंगे, जो उसे लोड करके कहाँ भेज देगा, डाटा वेयर हाउस में। तो आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, कल हम स्टार्ट करेंगे क्लिनजिंग के टॉपिक से। तो ये जो आपको लेक्चर है, ये वीडियो लिंक आपको आ जाएगा ग्रुप के अंदर। और इस वीक में तो नहीं, क्योंकि इस वीक में ऑलरेडी बहुत लोड है कोर्सेज का। हम नेक्स्ट वीक से ना आपको ग्रुप में तो भेजेंगे ही। और ये डाटा जो आपके पास वीडियो की रिकॉर्डिंग है, इसको हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे भी रख देंगे। तो हमारी वेबसाइट जो www.tsgc.edu.pk है, आप उसके ऊपर जाएंगे, ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे तो पहला पेज जो खुलेगा, या तो उसके पहले मेन्यू में लिखा होगा ऑनलाइन कोर्सेज के नीचे ड्रॉप डाउन बना होगा, आपका MSc IT 3 का नाम लिखा होगा, और या उसी पेज के ऊपर आपने नीचे जाना है, तस्वीर गुजरेगी टाइम टेबल की, और वहाँ पर नीचे लिखा होगा कि आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स सेलेक्ट करें। तो जैसे आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स सेलेक्ट करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, तो ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर की, आपको वहाँ पर भी नज़र आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर आंसर आपको दिया जाएगा। टाइम टेबल ऐसा अभी मुझे नहीं पता, चूँकि पहला लेक्चर है, तो हम इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे कि वीक में कितनी क्लासेस हमने पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब आप अपना ख्याल रखिए।